हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यू इंडियन एरा वंस अगेन। तो भाई लेक्चर नंबर 3 बहुत शानदार तरीके से खत्म हो गया था, तो लेक्चर नंबर 4 लेके आ गए। तो लेक्चर नंबर 4 अपना लास्ट लेक्चर होगा। आज लेक्चर नंबर 4 ये लास्ट लेक्चर होगा। सिर्फ बचेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, समझे? सिर्फ क्या बचेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। तो ट्राई करते हैं कि यार लेक्चर थोड़ा सा छोटा सा हो जाए, थोड़ा फास्ट चीज़ें करेंगे। अगर 1.5-2 घंटे में तो खत्म होना ही चाहिए टॉपिक। ये टॉपिक क्या क्या बाकी है उसकी लिस्ट बताता हूँ मैं, उसके बाद शुरू करते हैं गेम। समझ में आया बात? शुरू करने जा रहे हैं भाई, ध्यान से बात सुनना एक एक चीज़ को। ये एक्सप्लेन करूँगा तो समझ में तो आएगा ज़रूर, पर लास्ट टाइम जो किया था वो एक बार देख लेना। अगर देख के नहीं आओगे तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि समझ नहीं आएगा, तो देखोगे तो यार खुशी भी होगी और समझ में भी आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा, समझे? चलो भाई, करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। सोचना नहीं यार, कैरिमिनाटी देखते ज़रूर है पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझे ना? आ जाओ जी। चंगा, टॉपिक क्या बचते हैं? टॉपिक बचता है रेजोनेंस। रेजोनेंस तुम्हारे पास दो तरह का रेजोनेंस है, एक है सीरीज रेजोनेंस, एक है सीरीज रेजोनेंस। सीरीज सीरीज रेजोनेंस, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या आज हो क्या रहा है अपने को? सीरीज रेजोनेंस। सेकंड तुम्हारे पास है पैरेलल रेजोनेंस। और थर्ड टॉपिक तुम्हारा जो बचता है वो तुम्हारे पास बचता है सीरीज पैरेलल हो गया, उसके बाद बचता है शार्पनेस। शार्पनेस उसको ही बोलते हैं हम लोग क्यू फैक्टर। और जो लास्ट तुम्हारे पास बचता है वो तुम्हारा है लास्ट टॉपिक, तो बोलते हैं चोक कॉइल। इतना टॉपिक है। तो शुरू होने वाला रेजोनेंस से, आई होप सो बच्चे कोई रेजोनेंस पता हो, क्योंकि हर किसी को रेजोनेंस पता होना चाहिए रेजोनेंस क्या होता है। अगर रेजोनेंस पता नहीं, थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर एक बार चलो रेजोनेंस एक्सप्लेन कर देते हैं। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंडीशन, जिस कंडीशन पे ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे एक चीज़ होगी मैक्सिमम और एक चीज़ होगी मिनिमम। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, क्योंकि ऑसिलेशंस में हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑसिलेशंस में, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में हमने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एक बार वो देख लो। बस मैं दिखाता हूँ क्या सीन है रेजोनेंस का। तो मतलब क्या होगा, ऐसे एक फ्रीक्वेंसी होगी, ऐसे एक फ्रीक्वेंसी, हालांकि तो पता होना चाहिए, ऐसे एक फ्रीक्वेंसी होगी जिस फ्रीक्वेंसी पे एक चीज़ क्या होगी मैक्सिमम और एक चीज़ क्या होगी मिनिमम। जिस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा हो गया कि एक चीज़ हो गई मैक्सिमम, एक चीज़ हो गई मिनिमम, तो बोल देंगे कि ये कौन सी कंडीशन है, कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेटिंग कंडीशन है। और फ्रीक्वेंसी कौन सी है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। ध्यान से बात सुनना क्या होता है। तुम्हारे पास दो फ्रीक्वेंसी आती हैं, एक सोर्स, एक होता है नेचुरल। एक होता है सोर्स, एक होता है नेचुरल। अगर एग्जाम्पल देखें तो एक झूला है, झूला को धक्का मार के छोड़ दिया तो झूला झूल रहा है, तो ये झूले की होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एक पर्सन को मैंने धक्का मार रखा झूले को, तो हो गया सोर्स फ्रीक्वेंसी। अब टारगेट क्या दिया था कि झूला का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाए मैक्सिमम, और जो अपोजिशन हो जाए मिनिमम। झूले का एम्पलीट्यूड क्या हो जाए मैक्सिमम, अपोजिशन क्या हो मिनिमम। अब जिस फ्रीक्वेंसी पे झूले का एम्पलीट्यूड हो गया मैक्सिमम, अपोजिशन हो गया मिनिमम, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। हमने कहा था एक चीज क्या होगी मैक्सिमम, एक चीज क्या होगी मिनिमम। अब ये होता कब है? ये होता है जब झूले की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो धक्का मार रहा है उसकी सोर्स फ्रीक्वेंसी होती है मैच, तब होता है रेजोनेटिंग कंडीशन। तो रेजोनेटिंग कंडीशन का सिंपल लॉजिक ये होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सोर्स फ्रीक्वेंसी व्हेन एम्पलीट्यूड बिकम्स, देन एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम एंड अपोजिशन बिकम्स मिनिमम। हमें वो केस नहीं पढ़ना है, हमें केस पढ़नी है यहाँ पे। यहाँ पे तुम्हारे पास दो तरह के हैं। हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड की बात नहीं करते, हम लोग यहाँ बात करते हैं करंट की। करंट क्या होगा? मैक्सिमम। और अपोजिशन का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो यहाँ रेजिस्टेंस नहीं होता, यहाँ होता है इम्पीडेंस। बड़ा है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस क्या होगा? मिनिमम। यही केस यहाँ पढ़नी है। यार समझ जाना कि रेजोनेंस क्या होता है। आप रेजोनेंस समझ गए हो। तुम्हारे पास एग्जांपल बहुत सारे होते हैं, बताऊं कि नहीं बताऊं सोच रहा हूँ। रेजोनेंस मतलब तुमने सुना तो होगा यार, पढ़ा भी है हमने। अब हर एक पार्टिकल अपने नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा होता है। मान ले मेरे पास एक मशीन है, मशीन से मैंने जिस फ्रिक्वेंसी से ग्लास वाइब्रेट कर रहा है उसी फ्रिक्वेंसी के पार्टिकल्स फ्रिक्वेंसी मैच कर दी, है ना? तो ये ग्लास टूट जाएगा। जो ओपेरा सिंगर्स होते हैं ना, वो ओपेरा सिंगर्स क्या करते हैं भाई, वो ग्लास की कुछ नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, वो एग्जैक्टली उसी फ्रिक्वेंसी से गाती है क्योंकि मोस्टली फीमेल ही होती है, गाती है, वो ग्लास टूट जाता है। जो आर्मी वाले होते हैं ब्रिज पे मार्च नहीं करते, कि ब्रिज कुछ फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। उस आर्मी वालों का सिंक, आर्मी वाले जो लोग होते हैं उनका सिंक एकदम प्रॉपर होता है। वो सिंक प्रॉपर है तो फ्रिक्वेंसी क्या हो गई? मैच, ब्रिज हो गया कोलैप्स। भोपाल में एक बार गैस ट्रेजेडी हुई थी, गैस ट्रेजेडी भोपाल में। तो उस समय हुआ क्या था, उसके 2 किलोमीटर के रेंज में सारे घर के शीशे टूट गए थे। हुआ क्यों?
जो गैस फूटने की वजह से जो फ्रीक्वेंसी बाहर निकली ग्लास फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, टूट गया। जो तीनों एग्जांपल दिए इसमें क्या होगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सोर्स फ्रीक्वेंसी, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। चलो आई होप सो बात समझ गई है। अब अपना टॉपिक है सीरीज रेजोनेंस। अपना टॉपिक क्या है, सीरीज रेजोनेंस। मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ कुछ, बराबर है ना, हमने वही है ना, सीरीज रेजोनेंस बराबर है। मैं आज क्या नशे में लग रहा हूँ क्या, नहीं बराबर। सीरीज रेजोनेंस मैं आय क्यों डाल रहा हूँ, ऐसी डाल, सीरीज रेजोनेंस। ध्यान से बात सुनना भाई, सीरीज क्या है। चलो सीरीज की बात करते हैं। तो सीरीज का रियल मतलब क्या होगा, तुम्हारे पास रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर किसमें होंगे, सीरीज में। और उसके लिए क्या आएगा और चेक करते हैं। तो ये आ गया तुम्हारा रजिस्टर, ये इंडक्टर, ये आ गया कैपेसिटर। हमने पढ़ा है इसको, पढ़ के आए यहाँ तक, बस तुम्हें याद नहीं होगा, पढ़ के आए पक्का याद आ रहा है। एक एसी सोर्स लगाया था, तो ये तुम्हारी आ गई यहाँ पे। अब ये तुम्हारा था रजिस्टर, ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर। अब इसमें क्या सीन है कि हमें करंट करना है मैक्सिमम और इम्पीडेंस करना मिनिमम। करंट क्या करना है मैक्सिमम, इम्पीडेंस क्या करना मिनिमम। तो जितनी बातें लिखी हैं उतना लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर, कंसीडर रेजिस्टर, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, एंड कैपेसिटर connected, connected in series, connected in series। सीरीज में ये बच्चे को दिमाग खराब हो रहा है, तुम लोग देख लेना बाद में, मैं उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, मेरे पास उतना वक्त भी नहीं है कि मैं उसमें वेस्ट करूँ टाइम। कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज विथ एसी वोल्टेज सोर्स। बच्चे सोच रहे हो सर क्या हो रहा है आपको, स्पेलिंग मिस्टेक भूल रहे हो इसमें, क्या करूँ बच्चा, मैं उतना वक्त दे रहा उस पर टाइम पे, मैं उसको सोच भी नहीं रहा उस चीज़ को। मेरा काम इस पे है, देख लेना बाद में उस स्पेलिंग क्या है। तुम लोग दिमाग, मेरा दिमाग में चक्कर आ रहा है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ पे। सर दुख रहा है शायद से मेरा आज, पर यार पोर्शन सिलेबस खत्म करना ही है तो सिलेबस खत्म करेंगे, ठीक है। सीरीज रेजोनेंस की बात करते हैं। तो ये आय लिख दिया फिर से मैंने, शायद से आय लिख दिया है, लिख दिया ना सीरीज रेजोनेंस, ठीक है। अब आगे, अब तुम्हें पता होना चाहिए इसमें सीन क्या है कि करंट फ्लो होगा, हमें क्या करना है, करंट करना है मैक्सिमम और अपोजिशन क्या कर रहा है मिनिमम। ध्यान से बात सुना की चीज़ को, तुम्हें पता होता है कि जो इसका रेजिस्टेंस है ना वो होता है आर, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है एक्सएल, इसका क्या होता है एक्सी, है ना, क्या होता है एक्सएल, इसका क्या होता है एक्सी। लिखता हूँ इम्पिडेंस ऑफ सर्किट, इम्पिडेंस ऑफ सर्किट, तुम्हें पता था, इम्पिडेंस सिखाया हम लोगों ने। इम्पिडेंस क्या होता है, जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से एक बात को नोटिस कर, ध्यान से। अब मुझे पता है कि लिखता हूं मैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सबको यहाँ पर पता है ऐसा मैं मान रहा हूँ। ओम्स लॉ होता है E इज इक्वल्स टू आई आर, यहाँ लिखता हूँ तुम्हारे लिए E इज इक्वल्स टू आई जेड, जेड का है क्योंकि पूरे का इम्पिडेंस की बात कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ I इज इक्वल्स टू क्या आएगा, E बाई जेड। अब ये सीरीज में है, सीरीज में, समझ में आ रहा है सीरीज में, तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें सीरीज में अगर मैं बात करूंगा तो I इज इक्वल्स टू मैंने लिख दिया है V इज इक्वल्स टू आई आर, आई इज इक्वल्स टू E बाई जेड। अब वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज मैंने बदला नहीं है, वोल्टेज कांस्टेंट है। तो मतलब समझ में क्या आता है, अगर Z तुम्हारा मैं कम करा दूं, Z कम करा दूं तो करंट ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाएगा। अगर Z मिनिमम हो गया तो इम्पिडेंस मिनिमम अगर हो गया तो करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा मैक्सिमम। मेरे दिमाग में टारगेट क्या है कि मैं Z को क्या करूंगा मिनिमम, क्या करूंगा मिनिमम, कुछ भी करके सर क्या करूंगा मिनिमम। तो लिखता हूं तुम्हारे लिए, मैं पता होना चाहिए इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL is equals to omega L। तो XL is equals to 2 pi FL,
आई होप सो ये बात पता है ना। अब 2 पाई कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट नहीं है, फ्रीक्वेंसी बदलती रहेगी, और एल क्या है तुम्हारा इंडक्टर, तो 2 पाई कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, तो एक्सएल और एफ में रिलेशन क्या है डायरेक्टली, तो लिखता हूँ एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू एफ। उसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या लिखता हूँ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तुम्हें यही पता होना चाहिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, एक्सी होता है 1 बाय ओमेगा सी, और तुम्हें ओमेगा का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, देन 1 अपॉन टी होता है फ्रीक्वेंसी, मैंने वही किया है यहाँ पे, 2 पाई बाय टी होता है, 1 बाय टी होता है एफ, तो ये आ गया एफ, हो गया काम खत्म। तो पता होना चाहिए कि इक्वल्स टू और कांस्टेंट होता है तो क्या आता है, प्रोपोर्शनली आता है, तो ये हो गया एक्सी। अब ये एक्सी लिख दिया है, ये लिख दूंगा एक्सी आ गया, और यह आ गया 1 बाय 2 पाई एफ सी, फिर से एक बार कांस्टेंट है, ये आ गया एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सेल बढ़ेगा। कहा था ना दिमाग सर्दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सेल क्या होगा, बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो एक्सेल बढ़ेगा, पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक्सी नहीं बढ़ेगा, एक्सी कम हो जाएगा, इनवर्सली है, ये क्या है डायरेक्टली, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ एक्सेल बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटाओ एक्सी कम होगा। ध्यान से बात नोटिस करना, ये वाला हाथ जो है मेरा, ये वाला हाथ एक्सी है, चलो मान लो कि एक्सेल है, ये एक्सी है, जिस हाथ में पेन है वो एक्सेल है, ये हाथ में क्या एक्सी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ तो ये हाथ खाएगा ऊपर और ये हाथ खाएगा नीचे, फ्रीक्वेंसी और बढ़ाया, ये हाथ ऊपर एक्सी नीचे, फ्रीक्वेंसी और बढ़ाया एक्सेल और ऊपर एक्सी नीचे, पर ऐसा कोई वक्त आएगा जिस फ्रीक्वेंसी में दोनों क्या हो गए मैच, क्या लिखते हैं एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एक्सेल इक्वल्स टू एक्सी। अब जब एक्सेल इक्वल्स टू एक्सी हो गया इस फ्रीक्वेंसी पे, तो लिखते हैं जेड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, दोनों सेम हो चुके हैं, तो मैं लिखता हूँ एक्स सी माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, मैंने एक्सेल की जगह पे भी एक्सी पुट कर दिया, तो पता होना चाहिए ये आएगा जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 0, तो जेड इक्वल्स टू क्या आ गया आर स्क्वायर, तो जेड क्या बन गया तुम्हारा डायरेक्ट आर बन गया, तो यहाँ तुम्हारा इम्पिडेंस क्या हो गया मिनिमम, क्या हो गया मिनिमम नहीं बना, जेड बन गया ना, तो जेड तुम्हारा क्या बन गया मिनिमम बन गया है। अगर जेड मिनिमम बन गया है तो तुम्हें लिखना चाहिए यहाँ पे जेड मिनिमम हो गया तो करंट क्या हो जाएगा मैक्सिमम, इम्पिडेंस इज मिनिमम, तो लिखते हैं इम्पिडेंस इज मिनिमम, इम्पिडेंस इज मिनिमम, मिनिमम impedance is minimum and current is maximum, और यहाँ लिखना पड़ेगा resonating condition is form, resonating condition is form, है ना। अब जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट और मैक्सिमम हो गया इम्पिडेंस मिनिमम हो गया उस फ्रीक्वेंसी को बोल देंगे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी करंट मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम and impedance is minimum, impedance is minimum, that frequency called resonating frequency, क्या बोलेंगे resonating frequency, और जो तुम्हारा सर्किट रहेगा ना सर्किट, उस सर्किट को बोलेंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, क्योंकि देखो भाई सिर्फ और सिर्फ आर बचा है इसमें, बाकी सब चला गया है, तो जेड किसके बराबर आ गया सिर्फ आर के बराबर आ गया, अगर जेड आर के बराबर आया तो मतलब क्या बचा है सिर्फ रजिस्टर बचा है, लिख देंगे सर्किट, सर्किट called purely resistive सर्किट, हो गया।
अब इतनी बात तो समझ में आ गई कि करंट मैक्सिमम हो गया, इम्पीडेंस मिनिमम हो गया, पर कौन सी फ्रीक्वेंसी पे? फ्रीक्वेंसी तो निकाली नहीं, फ्रीक्वेंसी निकाली क्या? बताओ। अब तक फ्रीक्वेंसी कहाँ है अपनी? फ्रीक्वेंसी है ही नहीं ना, कहाँ पे? बस इतना देखो बता दिया कि जेड मिनिमम हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया, पर कहाँ पर? पता है नहीं है। साफ साफ खत्म करते हैं इस चीज़ को। यहाँ हेडिंग डालते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। चलो इसी बीच पे करते हैं, यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। हेडिंग आएगी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का सिंबल की अगर बात करें तो सिंबल इसका होगा एफ आर। क्या होगा? एफ और ये आएगा आर। ये तुम्हारी आएगी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। चिपका दो। पता होना चाहिए कि कहाँ पर आया था, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी पे आया था। अब देखो, जब मैंने एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी किया ना, तभी तो इम्पीडेंस क्या हुआ? मिनिमम हुआ। तो मैंने वो कंडीशन लिखी है, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। अब एक्सएल तुम्हारा होता है ओमेगा इंटू एल और एक्सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा को यहाँ भेज दो, ओमेगा डिवाइड था, यहाँ आने के बाद मल्टीप्लाई। ये ओमेगा स्क्वायर एल इक्वल्स टू हो गया 1/c। एल को लेके आओ नीचे, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 1/LC। काम ओमेगा से है तो यहाँ रूट ले लो, तो ये ओमेगा आ जाएगा 1/√LC। तो तुम्हारा ओमेगा है, इस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसलिए यहाँ आर जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आर जोड़ते हैं। ऐसे ही तो नाम लिखना पड़ता है, ओमेगा आर इज एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत? अब ये मुझे ओमेगा आर से काम नहीं है, मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी से काम है ही नहीं, मुझे किससे काम है? एफ से काम है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ओमेगा कितना होता है? 2πf। ये आ गया 2πfr और ये आ गया 1/√LC। तो यार 2π लिखा गया है, 2πf लिखा गया है, 2π को भेज दो नीचे, तो एफ आर मिल गया। एफ आर क्या आ गया? 1/2π√LC। ओके, अब हो गया है। अब कुछ नहीं करना होता, इसका सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना होता है, ग्राफ का। अब हुआ क्या है कि सारी फ्रीक्वेंसी को इसने कर दिया है रिजेक्ट, सबको कर दिया रिजेक्ट। सब फ्रीक्वेंसी पे क्या आ रहा है? मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम आ रहा है। सब फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या आ रहा है? मिनिमम। जस्ट ऐसी एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या आ रहा है? मैक्सिमम। मतलब सब फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर दे रहा है, बस एक फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट कर रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या दिखा रहा है? मैक्सिमम। इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर सर्किट। तो बताते हैं, पहले ग्राफ तो प्लॉट कर लेते हैं। तो आ आया वर्टिकल एक्सिस, ए हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल तुम्हारा रहेगा फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या है? फ्रीक्वेंसी। यहाँ तुम्हारा है करंट। एक है फ्रीक्वेंसी, एक है करंट। अब ध्यान से बात सुनना, फ्रीक्वेंसी और करंट का ग्राफ है। अब देखो क्या करोगे इसके अंदर। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा। शुरू यहाँ से होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ करंट बढ़ते बढ़ते जाएगा, पर एक पीक आएगा उसका कि उस पीक पे करंट तुम्हारा जितना बढ़ना था उतना बढ़ जाएगा, उसके बाद बढ़ने वाला नहीं है। ये पीक पे तुम्हारा करंट की वैल्यू क्या हो गई? मैक्सिमम। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी अगर और बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी आगे जाओगे, लेकिन तो फ्रीक्वेंसी आगे जाओगे तो तुम्हारा ग्राफ का जो करंट है वो करंट नहीं बढ़ेगा, करंट कम होना शुरू हो जाएगा, है ना? तो जिस फ्रीक्वेंसी पे तुम्हारा करंट दिखा है मैक्सिमम, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं एफ आर, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और इसी को बोलते हैं, जो ये लिखा है ना तुम्हारा मैक्सिमम वाला पोर्शन, ये तुम्हारा है करंट, इसको लिखूंगा आई मैक्स। क्या लिखा है? आई मैक्स। कोई दिक्कत? हो गई? अभी ये हो गया एक्सेप्टर सर्किट। अब इसको निकालने पड़ते हैं, तुम्हें लिखने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती हैं यहाँ पे। वो चीज़ें ये होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज रेजोनेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। अरे अब बहुत ही हलवा पॉइंट्स हैं, बहुत ही हलवा, बहुत बहुत हलवा। पहला पॉइंट तो इतना ही हलवा है कि फर्स्ट पॉइंट ये है, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, हमारे बुक में भी दिया गया है। सेकेंड पॉइंट है उसकी एंगुलर, सॉरी रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी में पता है कितनी होती है, निकाल के रखी है 1 मिनट पहले ही। रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी वो होती है एफ आर
इक्वल्स टू 1/2π√LC, 1 बाय, एक मिनट, हाँ, 1/2π√LC, ठीक है। थर्ड वाले की बात करें तो यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए क्या किया था, यहाँ पे करंट क्या हो गया था मैक्सिमम और इम्पीडेंस क्या हो गया था मिनिमम। तो यहाँ लिखते हैं करंट इज मैक्सिमम और फोर्थ पॉइंट इम्पीडेंस इज मिनिमम। इम्पीडेंस मिनिमम है इसलिए इसको कहा था प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। और लास्ट जो फिफ्थ पॉइंट है, एट वन फ्रीक्वेंसी current is maximum and other frequencies current is minimum, हाँ, और मिनिमम हो गया। therefore is called एक्सेप्टर सर्किट। कहा था ना, क्या बोलते हैं इसको, एक्सेप्टर सर्किट, सीकेटी। अब ये तुम्हें 3 मार्क्स देता है। देखो 3 मार्क्स मिलते हैं इस चीज़ के, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 3 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी ने जानना है तो इसको कितनी बार पूछा गया है, तो भाई अगर मैं बोलूँ ना, तुम्हारे 12th के सिलेबस में ना कुछ अजीब सा झोलचाल होता है। तुम्हारे 12th के सिलेबस में ना मोस्टली ना क्वेश्चंस ना लास्ट टॉपिक से पूछते हैं हमेशा। ध्यान से बात नोटिस को मैं दिखाता हूँ एग्जांपल तुम्हें, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से मोस्ट ऑफ द टाइम्स 10 में से 8 बार पूछा गया है ट्रांसफार्मर, और वो कहाँ है, लास्ट में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में से हमेशा ज्यादा करके पूछते हैं सोलेनॉइड टोरॉइड, वो कहाँ है, लास्ट में। अब ये टॉपिक, ये भी कहाँ है, लास्ट में। ये भी बहुत बार पूछता है। तो ये हिंट समझो या सर आइडिया दे रहे हैं, जो लास्ट के टॉपिक है उससे ज्यादा करके फोकस करना चाहिए। हाँ भाई, हिंट समझो या आइडिया समझो, जो बात है वो है, समझे। लास्ट के टॉपिक ही होता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन वही थे, याद आ रहा है, नहीं याद है, लास्ट वाले क्वेश्चन वही थे। अगर और भी जोड़ लो तो देखो, तुम लोग याद करो, और भी जोड़ लो तो बहुत जितने मिलेंगे ना, मोस्ट ज़्यादा करके पूछने वाले क्वेश्चन लास्ट वाले ही होते हैं। एक बार देख लो यार, हर चीज़ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। सीरीज रेजोनेंस, ये आ गया सीरीज रेजोनेंस। अब ये हमारा बेसिक्स था यहाँ पे, और ये थंबनेल तुम्हारा। कहाँ गया पेज, हाँ ये फर्स्ट पेज दिख रहा है, सेकंड पेज, और आज का सूरा थर्ड पेज। इतना लिखने के 3 मार्क्स मिलते हैं। कभी कभार किस्मत अच्छी रही तो 5 पॉइंट लिखे ना यहाँ पे, इसके ही तुम्हें 2 मार्क्स मिलते हैं, सिर्फ इसके ही 2 मार्क्स मिलते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने बोलो तो ये लिखना, तो सिर्फ यहाँ तक छोड़ देना, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ तक ही छोड़ना, 3 मार्क्स मिल जाएंगे, करना ही नहीं है। अब सीरीज में इतना ही था, सीरीज में कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं था, थोड़ा पैरेलल में थोड़ा दिमाग लगता है एक्स्ट्रा। पैरेलल की बात करते हैं, तो करे बात पैरेलल की, तो आ लो पैरेलल रेजोनेंस, इसकी बात करेंगे अभी। पैरेलल पैरेलल रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, चलो बात करते हैं पैरेलल रेजोनेंस की। तो भाई रेजोनेंस क्या होता है ये बात हमें पता है, तो अब बात करनी है पैरेलल की। अब पैरेलल का मतलब क्या होगा कि तुम्हारे पास इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस कैसे रहेंगे, पैरेलल में रहेंगे। हालांकि रेजिस्टर तो वायर के अंदर ही मान लेते हैं, तो उसको बता के मतलब नहीं होता, कैसे में सोचना मत कि आर फिर एल फिर सी। आर वायर के अंदर ही मान लेंगे, एल और सी रहेगा बस। यहाँ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये आ गया इंडक्टर, ये आ गया कैपेसिटर, और ये सर्किट खत्म।
और सप्लाई जोड़ देते हैं यहाँ पे, सप्लाई जोड़ देते, इससे क्या आ गई बैटरी, सप्लाई खत्म। मतलब बड़ी बन गई तो छोटा कर देते हैं इसको, ज़्यादा बड़ा बन गया ना तो छोटा कर देते हैं। टन टन और ये टन, चलो चंगा जी, चंगा। आ लो, थोड़ा सा चाहिए था, थोड़ा सा इसको आइडिया आ जाएगा ना, थोड़ा सा आइडिया आएगा। चल, तो करंट प्लॉट करना आना चाहिए, करंट प्लॉट करते में पता होना चाहिए ये एल है और ये सी है। करंट की बात करते हैं तो ये भी रेजोनेंस ही है, तो तुम्हें इतना आइडिया तो होगा ना मेरे भाई, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, एक चीज क्या रहेगी मैक्सिमम, एक चीज क्या रहेगी मिनिमम। अब मैक्सिमम उसमें हो चुका है करंट, अब यहां होगा इंपीडेंस मैक्सिमम। क्या होगा, इंपीडेंस मैक्सिमम। अगर इंपीडेंस मैक्सिमम है तो करंट क्या करना पड़ेगा, मिनिमम। समझे, तो आइडिया दिमाग में फिक्स करना, हम लोग क्या टारगेट रखेंगे, करंट करेंगे मिनिमम। अब करंट मिनिमम हो गया तो इंपीडेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाना है, मैक्सिमम हो ही जाना है। समझे, तो वही दिमाग लगाएंगे। तो बताओ कि यहाँ से करंट कोई अगर आई निकल रहा है, यहाँ तक आई आएगा, यहाँ तक आएगा, वो आई टूट जाएगा दो हिस्सों में, तो यहाँ आएगा तुम्हारा आई एल, यहाँ पर भी आएगा आई एल, ये भी पूरा आई एल ही होगा, और ये तुम्हारा होगा, सॉरी ये आई एल नहीं हो सकता बच्चा, ये आई सी ना, कैपेसिटर में आ रहा है, टूट गया ना करंट, ये आई सी, यू सी आई सी, ये भी आई सी। अब ऊपर से आई एल, नीचे से आई सी, दोनों मिला के यहाँ आएंगे तो यहाँ बचेगा आई एल प्लस आई सी, और यही तुम्हारा क्या रहेगा, आई रहेगा। पता होना चाहिए कि 10 एम्पेयर जा रहा, 10 एम्पेयर वापस मिलेगा, केसीएल, अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू, पढ़ा याद आ रहा है, जितना करंट आएगा तो करंट जाएगा ना यार, ऐसा कोई पॉसिबल है क्या, 5 करंट आ रहा है, 5 एम्पेयर आ रहा है, 5 एम्पेयर जा ही नहीं रहा है, तो कुछ झोल किया तूने, समझे, तो ये झोल झाल नहीं करना भाई। इंडक्टर कैपेसिटर लिखते हैं, कंसिडर इंडक्टर, consider a inductor and capacitor are connected in parallel with AC voltage source। तुम्हें और एक बात यहाँ पता होनी चाहिए, टोटल करंट, टोटल करंट, टोटल करंट, टोटल करंट की बात पता होती है, वो है I इज इक्वल्स टू आई एल प्लस आई सी इक्वल्स टू 1। अगर कोई बच्चा भूल गया तो उसे याद होना चाहिए रूल पीवीएसआई, याद है शायद से पीवीएसआई। पीवीएसआई क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट, सीरीज में करंट कांस्टेंट। तो ये क्या है, पैरेलल है तो इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा ना, तो वोल्टेज सेम रहेगा। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो क्या बदलेगा, करंट बदलेगा, करंट तो बदल ही रहा है। ये बात प्रूफ की थी उस समय पे, अभी जरूरत नहीं है इस चीज की। चलो चलो चंगा काशी, हेलो। अब इक्वेशन 1 हो गया, टारगेट क्या पता है, दिमाग में फिट क्या करना है कि मुझे इतना पता है कि मुझे करंट क्या करना मिनिमम, करंट क्या करना मिनिमम, और जो पूरा काम करना है इम्पीडेंस ऑटो मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैं क्या कुछ नहीं करूंगा, इस आई को ट्राई करूंगा कि जीरो बना दूं, तो इसके लिए मुझे आई एल ढूंढना पड़ेगा, आई सी ढूंढना पड़ेगा, तो मैं आई एल ढूंढूंगा और आई सी ढूंढूंगा। और तुम्हें पता होना चाहिए कि इंडक्टर में करंट लैग करता है, करंट क्या करता है, लैग, वो भी कितने से, पाई/2 से। कैपेसिटर में करंट करता है लीड, कितने से, पाई/2 से। हमने याद था उसके लिए ट्रिक भी दी थी, वो थी सिविल वाली, कि पहले 3 पे ध्यान दो, पहले क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, तो आई क्या करेगा, लीड करेगा। टी क्या है इसमें, कैपेसिटर है, आई करंट है, वी वोल्टेज है। लास्ट के 3 पे ध्यान दो, पहले क्या आ रहा है, वी, तो यहाँ क्या लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा, तो करंट लैग करेगा। तो करंट यहाँ लीड कर रहा है, वहाँ करंट लैग कर रहा है। तो ये ट्रिक दी थी बना के मैंने, बना मतलब बहुत पुराने ट्रिक है, बहुत लोगों के पास है, बहुत सारों को, सर को पता है। ठीक है, बात करते हैं आगे। इन इंडक्टर,
करंट लैग करंट लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2। तो इक्वेशन आता है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। कोई दिक्कत? अब देखो ये I नहीं हो सकता, ये होगा तुम्हारा L। काहे L होगा? क्योंकि इंडक्टर की बात कर रहा हूँ ना, ये आएगा L। अब ये भी आई नॉट के आगे भी तुम लोग L चिपका दो तो गलत नहीं होगा, पर मैं नहीं करता, ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा। ठीक है, तो डबल डबल होगा ना, वो नहीं करता, तो रखता हूँ उसको ऐसे ही। तो ये आ गया IL। अब जो क्या करता हूँ, IL लिखा है, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये आया माइनस आई नॉट। ठीक है, माइनस साइन कॉमन लेते ही जो चीज़ पॉजिटिव थी वो हो जाएगी नेगेटिव, और जो चीज़ थी नेगेटिव वो हो जाएगी पॉजिटिव। अब माइनस अजीब होता है, उसको लिखते पहले कभी नहीं है, कहाँ लिखते हैं? बाद में। लिख दो बाद में, माइनस आई नॉट तो बाहर लिखो, साइन को ही बाद में लिखो। अब जो प्लस है उसको लिखो पहले, और जो माइनस उसको लिखो बाद में। कुछ फर्क पड़ता नहीं है, साइन तुमने बदला नहीं है, सेम ही बात है। अब तुम्हें यहाँ बात पता होनी चाहिए, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा, दोनों भी कॉस थीटा ही होता है, दोनों भी कॉस थीटा ही होता है। तो यहाँ क्या है, 90 माइनस थीटा, तो ये क्या है? कॉस थीटा ही है। तो आई इज इक्वल्स टू सॉरी आई एल इक्वल्स टू माइनस आई नॉट, और ये आएगा कॉस ओमेगा टी। ये तुम्हारा आ गया इक्वेशन। पर करने से पहले आई नॉट की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। क्या ढूंढनी पड़ेगी? ढूंढनी पड़ता है। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ बस आपको पता है ना, ओम्स सबको पता है ओम्स लॉ यार, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है? ई इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ ई नॉट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा? आई नॉट इंटू आएगा एक्सएल। एक्सएल क्यों? क्योंकि भाई इंडक्टर की बात चल रही है, याद है उसका रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहाँ जो तुम्हारा मिलेगा आई नॉट, वो मिलेगा ई नॉट बाय एक्सएल। इसलिए मैं यहाँ बोल रहा था कि यहाँ तुम लोग अगर एल चिपका दो तो गलत नहीं है, गलत नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि एल आएगा। पर जरूरत है, कन्फ्यूजन बढ़ता है कि बच्चे बाद में और एक बार आई नॉट आएगा ना, तो वहाँ पे भी तुम लोग एल चिपका दोगे, वो गलत हो जाएगा वो। इसलिए क्या करना कि यहाँ पे आई नॉट है, गलती से ई नॉट के आगे एल चिपका मत देना, अगर मन कर रहा हो तो। जैसे से करो, कोई दिक्कत नहीं है। आई नॉट क्या मिल गया? ई नॉट बाय एक्सएल। उठा के पुट कर दो, उठा के पुट कर दो। तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पुट कर दो। क्या लिखोगे बार बार की इक्वेशन 1 1 2 2, जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। बार बार लिखोगे कंटाल आता है, एक करने पक जाता है। डायरेक्ट लिख दो तो आसान पड़ता है। ठीक है, अभी आई एल लिख दिया, तो ये लिख दिया माइनस, और तुम्हारा आई नॉट कितना है? ई नॉट बाय एक्सएल। ये आ गया ई नॉट बाय एक्सएल, तो ये आ गया तुम्हारा कॉस ओमेगा टी। चलो, आधी कहानी खत्म हो चुकी है कि मुझे अभी मिल चुका है, मुझे अभी मिल चुका है मेरा खेल ना। चलो, अब हमें मिल चुका है आई एल, मिल चुका है। अब क्या ढूंढना है? आई सी। लिखते हैं, देखो आई सी ढूंढना है। आई सी तुम्हें पता होता है, इन कैपेसिटर, इन कैपेसिटर, इन कैपेसिटर करंट इज मैक्सिमम, मतलब करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2। ये आएगा आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तुम्हें पता होना चाहिए कि आई नहीं है, ये आई सी है। आप यहाँ भी इसी चिपका सकते हो, इसलिए मैं चिपकाया नहीं है। आई नॉट नॉट सेम होगा ना, वो अजीब लगेगा, इसलिए मैं चिपकाया नहीं है। ये आई सी आ गया, ये आई नॉट है, इसको अरेंज कर दो, ऐसे लिख दो, साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। फर्क पड़ता नहीं यार, फर्क नहीं पड़ता, प्लस साइन है बीच में। और तुझे पता होना चाहिए, एक मिनट पर लिखा है, साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, और 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है। सच्ची होता है यार, सच्ची। तो यह आ गया आई सी, यह आ गया माइनस, सॉरी प्लस ही है, माइनस कहाँ से आएगा? ये आया आई नॉट, तो ये आ गया कॉस ओमेगा टी। फिर से एक बार अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई नॉट ढूंढेंगे ना इस बार। और आई नॉट किसका होगा? ये इसका होगा, कैपेसिटर का। तो आएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ पता होता है, ई नॉट इक्वल्स टू आई नॉट इंटू एक्स सी। तो जो तुम्हारा आई नॉट मिलेगा, वो मिलेगा ई नॉट बाय एक्स सी। अब उठा कर चिपका दो, तो क्या आएगा? आई सी ओ
खत्म, इसका दिन भर गए भाई, दिन भर गए इसके। आईसी, आईसी क्या है, ई नॉट बाय एक्स सी, ये आ गया कॉस ओमेगा टी। अब खत्म कर दो खेल को, ये आ गया तुम्हारा बॉक्स। समझे, बोलो, आई होप सो समझ गए होगे। चलो, क्या आ गया, आईसी। अब कुछ नहीं करना है यार, आईएल आईसी पुट कर दो इक्वेशन 1 में। आईएल आईसी पुट कर, तुम्हारा काम हो गया है, बस अभी पुट करते हैं आईएल और आईसी। तो यहाँ तुम्हारा लिखता हूँ, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, लिखता हूँ पुट आईएल, आईएल एंड आईसी इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो खेल खत्म करते हैं। आईएल और आईसी, आईएल की वैल्यू कितनी है, माइनस ई नॉट बाय एक्सएल कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ आएगा आई, ये आया माइनस ई नॉट बाय एक्सएल, और ये आया कॉस ओमेगा टी, साइन प्लस है, और ये आएगा ई नॉट बाय एक्सी कॉस ओमेगा टी। अगर किसी को ये याद नहीं आ रहा है तो मेरे पास रास्ता है, मैं इक्वेशन लिख के दिखा दूंगा, जरूरत नहीं, याद रहेगा बच्चों को, क्यों बाद में बच्चे एग्जाम में कॉपी करते अजीब करेंगे। हम लोग जितना लिख के दे रहा हूँ उतना ही एग्जाम लिखोगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स कहीं नहीं काटेगा, ठीक है। अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, सब कुछ कॉमन नहीं है, बस ई नॉट और कॉस ओमेगा टी कॉमन है, तो ई नॉट और कॉस ओमेगा टी ही बाहर आएगा, बाकी सब माल मटेरियल अंदर रहेगा। तो ये बचा है -1 बाय एक्सएल, और ये बचा है +1 बाय एक्सी, हो गया। अब ट्विस्ट क्या है, ये आई लिखा है ना, अब मुझे पता है माइनस अपने को पहले लिखने की आदत कभी भी नहीं है भाई, कभी भी नहीं है, मुझे पता होना चाहिए, फिर तो ये होगा एक्सी आएगा पहले, एक्सएल जाएगा बाद में। अब हमें पता है कि एक्सएल प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, एक्सी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, एक्सएल क्या होता है, प्रोपोर्शनल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, एक्सी क्या होता है, इनवर्सली होता है फ्रीक्वेंसी पे। हमें याद होना चाहिए एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, और ओमेगा तुम्हारा होता है 2 पाई एफ और एल, तो तुम्हारा एक्सएल क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू एफ। सेम उसी तरह एक्सी होता है 1/ओमेगा सी, सिमिलरली ओमेगा होता है 2 पाई एफ सी, ये एक्सी आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। और मुझे पता है एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, क्या है ना, ऐसी फ्रीक्वेंसी क्या है कि तुम्हारा ये एक्सी वाला हाथ नीचे नीचे आएगा, एक्सेल ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, मैच हो जाएगा। देखता हूँ एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, आप भेज क्या रही है, एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। अब ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी कि जहां पे तुम्हारा क्या हो चुका है, मैच हो चुका है ना, एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एक्सएल, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। अब इमेजिन कर, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हो गया, तो 1/एक्सी माइनस 1/एक्सएल हो जाएगा। लिखता हूँ आई इज इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू 1/एक्सी माइनस 1/एक्सी, एक्सएल की जगह मैंने एक्सी पुट कर दो, तो पूरा आंसर क्या हो गया, 0। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू 0, ये आ गया आई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ करंट क्या हो चुका है, मिनिमम, और इम्पिडेंस क्या हो चुका है, मैक्सिमम। एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी current is minimum, current is minimum, then impedance is maximum, current is minimum, then impedance, impedance is maximum। उसको दिखा देना कैसे, क्या दिखा देना ऐसे, I is equals to E/Z, करंट तुम्हारा मिनिमम हो गया तो इम्पिडेंस मैक्सिमम हो ही जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कॉल्ड, फ्रीक्वेंसी कॉल्ड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब कहानी खत्म हुई है,
अब सवाल ये आता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मिलेगा, कौन सी फ्रीक्वेंसी मिलेगा, तो तुम्हें फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। अब देखो, करते हैं इसको खत्म। अब पता है हेडिंग क्या आएगी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या आएगी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब इसकी पहले बात करने से पहले एक बात और करते हैं। अब इसने क्या किया है कि सारी फ्रीक्वेंसी को इसने कर दिया है रिजेक्ट, सारी फ्रीक्वेंसी को उसने कर दिया है रिजेक्ट। एक को एक्सेप्ट किया था उस वाले केस में, उस पे करंट क्या दिखाया था, मैक्सिमम। अब सब फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट कर रहा है, सब फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट कर रहा है, बस एक फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर रहा है। पर एक बार सारी फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, एक्सेप्ट, एक फ्रीक्वेंसी कर रहा है रिजेक्ट, और उस फ्रीक्वेंसी पे क्या दिखा रहा है, करंट क्या दिखा रहा है, मिनिमम। बाकी सब पे करंट क्या है, मैक्सिमम। एक फ्रीक्वेंसी पे करंट दिखा रहा है मिनिमम, इसलिए इसको बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट। वो वाला क्या था कि सब फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर दे रहा है, और एक फ्रीक्वेंसी पे एक्सेप्ट कर दे रहा है, और वहां पे करंट दिखा रहा है मैक्सिमम। अब इस सब फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम है, इस वाले केस में सब फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम है, बस एक फ्रीक्वेंसी पे करंट मिनिमम है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, रिजेक्टर सर्किट। इस सब फ्रीक्वेंसी को तो एक्सेप्ट कर रहा है, बस एक को रिजेक्ट कर रहा है। समझे। तो यार ग्राफ बना लेंगे तो ग्राफ तुम्हें पता चल गया कि ग्राफ उल्टा आएगा, तुम्हें आइडिया तो हो गया ग्राफ कैसा आएगा, उल्टा आएगा, क्योंकि सब फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या है, मैक्सिमम है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ करंट मैक्सिमम रहेगा, पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते जाओ, एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी जहां करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, तो निकाला तो है, तुमने लिखा तो है एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। एक्सएल कितना है, ओमेगा एल, सेम आएगा आंसर। और यहाँ एक्सी क्या आएगा, 1/ओमेगा सी, और यहाँ चिपका देते ना आर हम लोग, एंगुलर रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी, ओमेगा को यहाँ भेज दे, तो ये ओमेगा आर स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया 1/LC। तो ओमेगा आर तुम्हारा जो बनेगा वो बनेगा 1/√LC, 1/√LC। और तुम्हें ओमेगा आर का नाम पता है, ओमेगा आर इज एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। हमें इससे काम है ही नहीं, हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो वो होता है 2πFR, ये आएगा 1/√LC। 2π लेके आओ नीचे, ये आ गया FR, ये हो गया 1/2π√LC। ये तुम्हारा आ गया FR का फॉर्मूला। बताओ क्या दिक्कत था इस सब में, कुछ दिक्कत था, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत था इस सब में। ग्राफ बाकी है, बच्चे पहचान गए सर ग्राफ बाकी है, तो ग्राफ करते हैं। हमने कहा मना किया, हमने ग्राफ करना है, तो कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो आ गया ग्रीन कलर पे, और ये आ गया है अब ये तुम्हारा है फ्रीक्वेंसी, सॉरी करंट है, ये तुम्हारा है फ्रीक्वेंसी। ग्राफ पे ध्यान दो, ग्राफ ध्यान दो कि फ्रीक्वेंसी शुरू यहाँ से होने वाली है, तो करंट तुम्हारा ऑलरेडी मैक्सिमम रहेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो करंट धीरे धीरे कम होगा, तो ये धीरे 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 करंट कम कम होते होते आएगा। ठीक है। अब ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी रहेगी जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या हो चुका है, मिनिमम, इसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो करंट फिर से बढ़ने लगेगा। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट तुम्हारा मिनिमम दिख रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और ये मैंने जानबूझ के जोड़ा नहीं गया है। और ये जो करंट है तुम्हारा, ये है आई मिनिमम। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर आपने आई जीरो लिखा था, आपने जीरो को टच नहीं किया। अरे भाई सच में दिमाग लगा, इतना भी तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ाएगा सर्किट में तो करंट फ्लो करेगा, थोड़ा सा ना थोड़ा सा करंट रहेगा जरूर। करंट जीरो नहीं होता, वो आइडियल केस में होता है, जीरो होने वाला नहीं है तो जीरो को टच मत कर, ना बन रहा उतना बना के छोड़ दे। ये हो गया था रिजेक्टर सर्किट। अब बचते क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बचता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज रेजोनेंस, सॉरी सीरीज नहीं, पैरेलल, सीरीज तो हो गया यार। चलो आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल रेजोनेंस। ला 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 ला, सेम पॉइंट यार, फर्स्ट पॉइंट तो सेम ही होगा, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी पे आया,
सेकेंड पॉइंट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या आई, सेम ही आई ना। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, याद है कि नहीं याद है? एफ आर इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट LC। सिर्फ थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट बदलेगा। यहाँ इम्पिडेंस क्या हो चुका है, मैक्सिमम। इम्पिडेंस इज मैक्सिमम और करंट क्या हो गया, मिनिमम। करंट इज मिनिमम, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट ये कहा था, इन पैरेलल रेजोनेंस ओनली वन फ्रीक्वेंसी करंट इज मिनिमम, बाकी अदर फ्रीक्वेंसी में सब कुछ क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। जिससे इस पॉइंट में लिखा था ना पॉइंट, कहाँ गया कहाँ गया, ये पे। एट वन फ्रीक्वेंसी करंट इज मैक्सिमम एंड अदर फ्रीक्वेंसी करंट इज मिनिमम, दिख रहा है। तो वहां उल्टा होगा, एट वन फ्रीक्वेंसी करंट इज मिनिमम, अदर फ्रीक्वेंसी करंट इज मैक्सिमम। एट वन फ्रीक्वेंसी करंट इज मिनिमम, सबको एक्सेप्ट किया, बस इस एक को एक्सेप्ट कर लिया, सबको एक्सेप्ट किया। देखो सब पे करंट मैक्सिमम दिखा, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम दिखाना। रिजेक्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम दिखाना। तो सबको उसने एक्सेप्ट किया, बस एक को एक्सेप्ट ये कर दिया है। एट वन फ्रीक्वेंसी करंट इज मिनिमम एंड अदर फ्रीक्वेंसीज करंट इज मैक्स, therefore is called रिजेक्टर सर्किट। रिजेक्टर सर्किट, अब ये भी तुम्हारा हो गया, देख लो आ भी हो गया। अब तुझे बस देखना है ये सारे पॉइंट्स, ये नहीं, यहाँ शुरू यहाँ से आ देख लो बस। ये एक देख लो फर्स्ट पेज, मेरे एंड से स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ये हो गया, फिर आ हो गया, फिर ये हो गया और डेरिवेशन खत्म हो गया। बहुत 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 दिख रहा है ना कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। अब कुछ नहीं बचता है, अब इस पे करेंगे एक सम। एक सम तुम्हारे बुक में दिया गया है, सम थोड़ा सा आसान टाइप का है पर बहुत ही दिमाग लगाने वाला सम है। इस टॉपिक के सम्स की खास बात यह है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है। तो दिमाग क्यों नहीं लगाना है, सब टिपिकल फार्मूला है। फार्मूला है, वैल्यूज दिए है, पुट करो काम खत्म करो, सब कुछ गिवन रहेगा। फॉर्मूला है, वैल्यूज है, पुट करो काम निपटा दो, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। यही तुम्हारा अप्रोच दिमाग में होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, समझे। अब सम दिखाते हैं, इसका सम क्या है, सम कहाँ पर है वो दिखाता हूँ। वाह क्या बढ़िया है, पूरा वही ओपन है सम। आ देखो, ये वाला थोड़ा जूम हो सकता है क्या, हाँ देखो ये तुम्हारा सम है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, क्या निकालने बोल रहा है, सी। कैपेसिटेंस का मतलब सी ही होता है। इन पिको फराड, वाह 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 वाह, पिको फराड मतलब भाई -12 होता है, -12, विच विल मेक 101.4 माइक्रो हेनरी इंडक्टेंस। अरे बाप रे, 101.4 माइक्रो हेनरी इंडक्टेंस। तो ये एल दिया गया है और भाई साहब माइक्रो दिया गया है, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶, है ना। तो ऑसिलेट विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी भी दी है, फ्रीक्वेंसी दी है 1 मेगा, मेगा मतलब होता है 10⁻⁶। तो एक है आंसर निकालने बोला है पिको फराड में, तुम्हें सी निकालने बोला है, और ये दिया है एल दिया और एफ दिया है, एल और एफ दिया है 101.4 और 1 मेगाहर्ट्ज, 101.4। बात करते हैं गिवन की, तो शुरू करते हैं खेल, गिवन टू फाइंड। तो आ गया तुम्हारा फर्स्ट गिवन, गिवन में एल दिया था 101.4
क्या था ये, माइक्रो था, हाँ माइक्रो ही था, ये था माइक्रो हेनरी ना, तुम्हारा लिखता हूँ पहले, माइक्रो हेनरी। ये हो गया तुम्हारा 101.4 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी। और इसके बाद लॉग लगेगा, इसमें पक्का लॉग लगेगा, एल हो गया। उसके बाद तुम्हें एफ दिया था, एफ दिया था क्या था एफ, 1 मेगाहर्ट्ज। ये था मेगा, मेगा मतलब क्या होता है 10⁻6, तो ये एफ तुम्हारा हो गया 10⁻6 हर्ट्ज, इतना है। और निकालने बोल रहा है तुम्हें सी, एक बार दिखाता हूँ और एक बार घबरा मत, कन्फ्यूजन नहीं पालेंगे हम लोग। और फॉर्मूला पता ही है हमें कि यार सिंपल, मैंने अब जिस कंसेप्ट को सिखाया है उस पर ही लिखूंगा ना, तो तुम्हारा एफ आर क्या है, सिर्फ एफ लिखता हूँ तो कन्फ्यूज मत होना, 1/2π√LC, देख फॉर्मूला इतना ही है, एफ दिया है, सी निकालना है, एल दिया है, 2π बचपन से पता है, निकालना मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट लॉग थोड़ा टफ जाएगा। ठीक है, अब एक बार वैल्यू मैच करते हैं कि वैल्यू मैच होते हैं कि नहीं होते, देख लो ये वाला 101.4 मेगा माइक्रो हेनरी और 1 मेगाहर्ट्ज, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, बस आज शुरू होगा सॉल्यूशन। तो लिखता हूँ फॉर्मूले को, एफ इज इक्वल्स टू 1/2π√LC। तो मुझे लगता है कि यहाँ रूट है, यहाँ रूट नहीं है, तो मैं स्क्वायरिंग करता हूँ, तो स्क्वायरिंग करते ही ये एफ स्क्वायर हो गया, यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया पाई स्क्वायर, और एल का तो रूट था दोनों भी, तो एल सी बच गया, सी को यहाँ भेज दिया, तो सी इक्वल्स टू क्या आ गया 1/4 पाई स्क्वायर, और ये एल, सॉरी एल, और ये एफ से स्क्वायर क्यों बराबर तो है, ठीक है, ये यहाँ आ गया, एफ यहाँ आ गया। ठीक है, अब सारे वैल्यू पुट करो, क्योंकि यहाँ रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा, ये आएगा 1/4, 4 लिखा। अब पाई स्क्वायर को, तो पाई स्क्वायर को डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 10 कर सकता हूँ, तो 10 ही कर देते हैं, डायरेक्ट पाई स्क्वायर 10 होता है, क्योंकि पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 9.872, थोड़ा सा आंसर में वेरिएशन आएगा, देखते हैं क्या हुआ, 9.872 10 कर दिया, ठीक है, तो 10 ही होता है। आगे एल, एल दिया गया 101.4, क्या आ गया 101.4 इंटू 10⁻⁻6, और एफ का स्क्वायर है, एफ कितना है 6 है, उसका स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो तुम्हें पता होना चाहिए 6 का स्क्वायर होता है 12, बाद में करते हैं। ये c इज इक्वल्स टू 1/4 बचता है, और ये 101.4 बचता है। अब पावर एडजस्ट करते हैं, पावर लिखते हैं, तो ये -6 है, तो ये तुम्हारा आएगा 12, 12, और तुम्हारे पास एक 10 बाकी है, मैं 40 नहीं किया इसको, 10 ही करा, ठीक है। अब पूरी पावर को लिख दो, तो बस मल्टीप्लाई इसको करना है, 4 इंटू 101.4 पावर 12, 13 हो गया, ठीक है। यहाँ बचा कितना है, ये तेरा बचा 12 माइनस 6, तो ये बचा है 6, 6 और ये हो गया 7, है ना, देखो ना, -6 है, ये हो गया तुम्हारा 12, 12 है, 12 और -6 कितना हो गया, 12 और -6 कितना हुआ, अगर 12 और -6 करोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास 10⁻+6, +6 और ये होगा +7, ठीक है, +6 और +7, +7 को जाने के बाद -7, तो c इज इक्वल्स टू 4/4 इंटू 101.4 इंटू 10⁻⁻7, समझे। इस चीज़ को सॉल्व करना है तुम्हें, अब सॉल्व करना तुम्हें पता होगा कि 101.4 करोगे फिर भी अटक जाओगे, वो तो करना मुश्किल नहीं होगा, उसका रेसिप्रोकल निकालना टफ जाएगा, रेसिप्रोकल निकालना टफ जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल विदाउट लॉग नहीं होता, तो पता होना चाहिए, तो मैं तुम्हें फ़ोन से लेके दिखा देता हूँ रेसिप्रोकल क्या आता है, लॉग बुक तो अपने पास है नहीं, तो मैं रेसिप्रोकल से दिखाता हूँ, ठीक है, मैं रेसिप्रोकल करता हूँ, बस 1 मिनट रुक जाओ मैं दिखाता हूँ। तो ये आ गया तुम्हारा रेसिप्रोकल, कौन भी, ये इसका जो आंसर आता है रेसिप्रोकल का, तो रेसिप्रोकल करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, 405.6 इंटू 10⁻⁻7, ये आधी कहानी खत्म। अब इसका देखो मैं फ़ोन से इसलिए कर रहा हूँ कि लॉग बुक तो अपने पास है नहीं, और इसका रेसिप्रोकल होगा वैसे ही होगा, मैं दिखाता रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना, लॉग बुक में रेसिप्रोकल कभी भी 2 डिजिट का नहीं आता, 3 का नहीं आता, बस सिंगल डिजिट का आता है। अब सिंगल तुम्हें करना पड़ेगा, तो सिंगल कैसे करोगे, पॉइंट शिफ्ट करोगे पीछे, और तुम्हें पता होना चाहिए जब पॉइंट तुम शिफ्ट करते हो ना पीछे,
जब पॉइंट शिफ्ट करोगे पीछे तो तुम्हारी प्लस पावर बढ़ती है, ये बनेगा 4.05 और ये बनेगा 6, और ये 2 सरका है पीछे तो नीचे होगा +2, ऊपर जाने के बाद -2, ये हो गया तुम्हारा -9। यहाँ +2 आता, मैंने ऊपर भेज दिया, अब -9। अब तो रेसिप्रोकल निकाल पाएगा। जाओ लॉगबुक में, लॉगबुक में जाओ, देखो 4.056 का, 4.056 का, तो यहाँ जो नंबर दिख रहा है वो दिखता है 0.247 और इसके आगे मैं अप्रोक्सीमेट कर दिया और ये आया 10⁻⁹ 10⁻⁹, ठीक है। अब देख क्या होगा, आगे पॉइंट था, मैंने आगे लिखा नहीं है, तो ये बचेगा C इज इक्वल्स टू, ये हो गया, आगे सरका दो, इतना लेके छोड़ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला है पिको फैराड में, तो चला कर नहीं है, आगे सरका दो पॉइंट को, तो एक सरकाया तो -1, 2 सरकाया -2, 3 सरकाया -12, ये बन गया 247 और ये हो गया 10⁻⁻12 फैराड। और -12 क्या होता है, अरे -12 क्या होता है, पिको फैराड, ये आ गया 247 पिको फैराड। थोड़ा सा आगे पीछे वेरिएशन आएगा जरूर, क्यों आएगा, क्योंकि हमने पाई स्क्वायर को लिया था डायरेक्ट 10 लिया इसलिए आया। अब वो आंसर में मार्क्स कटिंग ऐसा कुछ सीन नहीं है कि 249 है, 0.7 है और हमारा आ रहा है 247। अगर तो फोन से भी करता ना, तेरा 247 के आगे कुछ तो था, ये दिख रहा है, लिखा था मैंने यहाँ पे 0.47 247 आया था, उसके आगे 8 था, तो अप्रोक्सीमेट कर देगा ना 0.8 के बाद, तेरा आंसर उसी पॉइंट में आएगा, समझे, आगे सरका देना पॉइंट को। अगर 0.2478 है, सरका दे आगे, तो कितना होगा, 248 हो गया, उतने आएगा, समझे, सम था। हम इस तुमने पहले ही कहा कि इस टॉपिक में कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़े-बड़े हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़े-बड़े हैं, तो हम लोग सम करेंगे, पहले हमारा कुछ टॉपिक बाकी है। ध्यान से पहले इस चीज़ को मेरे को देख लो और ध्यान से लिख लो, उसके बाद टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा चलो बच्चों, शुरू हो गया, खत्म हो गया था। अब लास्ट टॉपिक तुम्हारा बचता है, उसकी बात की थी हम लोग ने, उसकी बात करनी है शार्पनेस। क्या कहा था, शार्पनेस का नाम भी कहा था हमने, क्या नाम क्या था, क्वालिटी फैक्टर, दैट्स कॉल्ड क्यू फैक्टर। आखिर बात समझते हैं क्वालिटी फैक्टर का टेस्ट क्यों है, क्वालिटी फैक्टर क्या बताना चाह रहा है, हमें क्या दिखाता है। ये क्वालिटी फैक्टर यूज़ करते हैं हम लोग ट्यूनिंग के लिए। ट्यूनिंग का मतलब तुमने नोटिस किया हो कभी कभार, जो रेडियो में होते हैं ना, रेडियो में फ्रीक्वेंसी होते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होते हैं, 93.5 92 टू 92.7, ये सब का सब फ्रीक्वेंसी बज रहे होते हैं। उस फ्रीक्वेंसी में सीन क्या होता है कि अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो कभी कभार एक फ्रीक्वेंसी पे 2 गाने बज रहे होते हैं, मतलब अगर एक ही फ्रीक्वेंसी पे 2 गाने बज रहे होते हैं, इस तरफ तो हनी सिंह बज रहा है और इस तरफ जियान बज रहा है, जियान मतलब बादशाह, है ना, इस तरफ हनी सिंह बज रहा है, थोड़ा सा मैं ये नहीं करना चाह रहा, पर वो नॉम मीम देखा से बोल रहा हूँ, एक तरफ हनी सिंह बज रहा है और एक तरफ किशोर कुमार बज रहा है, मतलब सीन क्या, किशोर कुमार जी बज रहे हैं, ठीक है। अब वो सुनने में अजीब लगेगा यार, एक ही गाने पे एक ही फ्रिक्वेंसी पे 2 गाने सुन रहा हूँ, सुनने में अजीब लगेगा। इसका मतलब क्या है, जो सर्किट की ट्यूनिंग है वो ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं हुई है, ट्यूनिंग मुझ गड़बड़ हुई है, ट्यूनिंग सही से की नहीं गई है। इसको ट्यूनिंग करने के लिए यूज करते हैं। जिसका क्वालिटी फैक्टर हाई रहेगा उसकी ट्यूनिंग प्रॉपर रहेगी, का क्वालिटी फैक्टर लो रहेगा उसकी ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं रहेगी, समझे। और एक काम किस पे करता है, सीरीज रेजोनेंस पे। तो हमने सीरीज के लिए एक ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ का नाम था एक्सेप्टर सर्किट। पूरा खेल ग्राफ का ही है, तो ग्राफ ध्यान से बनना चाहिए, पूरा खेल ग्राफ का ही है, तो ग्राफ ध्यान से बनाना। तो हमने कहा था कि बनाने वाले क्या है, एक्सेप्टर सर्किट बनाने वाले हैं। ये हो गया एक्सेप्टर सर्किट। थोड़ा सा ये वाला पोर्शन थोड़ा ऊपर करता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से बात सुना चीज को, शार्पनेस फॉर्मूला बना दूंगा, फॉर्मूला बनाने के बाद देखेंगे कि फॉर्मूला क्या आता है, ठीक है। अब दिख रहा है ये एक तुम्हारी ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे तुम्हारा करंट क्या आ जा रहा है, मैक्सिमम आ जा रहा है, और ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी की लाइन पकड़ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी की लाइन ये है। तो मैं यहाँ ओमेगा के टर्म से बात कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट तुम्हारा बनाया गया है ये तुम्हारा होगा ओमेगा आर। ओमेगा आर क्यों, क्योंकि ये एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनना, मैं इस पॉइंट से जो ग्राफ करंट का था ना, ये करंट है और ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है। अब मुझे क्या करना है पता है क्या, जो सर्किट है उसकी सर्किट की पावर हाफ करनी है, पावर क्या करनी है, हाफ।
तो पावर हाफ करने पे जो करंट की वैल्यू आती है वो आती है आई नॉट बाय रूट टू। दिखाऊंगा, एक मिनट सबर करो। मैंने क्या कहा, मुझे पावर क्या करनी है, हाफ। पावर हाफ करना है सर्किट का, मुझे जो पावर हाफ करूंगा ना, तो एग्जैक्टली जो करंट की वैल्यू आती है ना, वो करंट की वैल्यू आती है आई नॉट बाय रूट टू। मैं दिखाऊंगा जरूर, सुन लेना एक मिनट। पावर हाफ करनी थी, पावर हाफ, जब तुम्हारा आई जो बन जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी आई नॉट बाय रूट टू। भरोसा नहीं तुम्हें हो रहा है, मैं दिखाता हूँ, सबर करो। अब देखो पावर का फॉर्मूला होता है, मैं इसको पी नॉट लिखता हूँ। पी नॉट होगा वोल्टेज इंटू करंट। क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। और तुम्हें पता होना चाहिए कि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। क्या होता है, आई आर। तो जब V इज इक्वल टू आई आर पुट करूंगा तो जो तुम्हारा पी नॉट बन जाएगा वो बन जाएगा तुम्हारे पास आई स्क्वायर आर, है ना, आई स्क्वायर आर। अब देखो करंट की वैल्यू पुट करो आई नॉट बाय रूट टू। क्या पुट करोगे, आई नॉट बाय रूट टू। तो स्क्वायर करने में आता होगा आई नॉट बाय रूट टू, तो आई का स्क्वायर तो ये आई नॉट स्क्वायर बनेगा, और रूट टू का स्क्वायर क्या बन जाएगा, टू, है ना, और इंटू तुम्हारा ये आर रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे, ये भी तुम्हारा आई नॉट ही है ना, नॉट ही है, दिख रहा है ये आई नॉट स्क्वायर इंटू आर, ये भी क्या है, पावर ही है। तो जो पावर मिलने वाली थी, ये नई पावर है ना मेरी, इसको बोलता हूँ P1। जो P1 मुझे मिलने वाली है, ये दिख रही है कि ये पी नॉट बाय टू हो जा रही है। तो मैं बोल रहा था कि जब तुम्हारा करंट हाफ रहेगा, जो तुम्हारी पावर रहेगी वो हो जाएगी पी नॉट बाय टू। इसको प्रूफ नहीं करना, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है इसलिए लिख दिया है। तुम लोग ये बस इसको समझ के रख देना कि जब पावर हाफ कर रहे हैं तो उस पॉइंट में करंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, रूट टू से ही हो जाएगा, आरएमएस बन जाएगा। ठीक है, अब उसको रखा कोने में। तो इस फ्रीक्वेंसी पे, इस पे तुम्हारे पास दो ग्राफ दिख रहे हैं, दिख रहा है, ये एक पॉइंट दिख रहा है। तो इस एक पॉइंट की फ्रीक्वेंसी को पकड़ते हैं और इसको जोड़ देते हैं नीचे, और एक दिख रहा है इसके आगे। अब और एक दिख रहा है तो इसको भी जोड़ देते हैं नीचे। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी जो बनेगी, ये बनेगी ओमेगा वन और ये बनेगी ओमेगा टू। अब इतना खेल समाप्त हो चुका है, तो इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ कि समाप्त क्या हो गया है। ठीक है, अब देखो, तो ये दिख रहा है, इतना पोर्शन दिख रहा है, इतना पोर्शन। अलग कलर लेता हूँ, अलग कलर लेता हूँ। ये जो कलर तुम्हें दिख रहा है, इसको बोलते हैं डेल्टा डब्लू, डेल्टा ओमेगा। ये भी क्या होगा, सेम ही होगा, तो ये भी क्या होगा, डेल्टा ओमेगा। इसने पूरा बोल दिया, तो पूरा, इस पूरे को ही बोलते हैं बैंड विड्थ। क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ। पूरे को बोलते हैं बैंड विड्थ। जो बैंड विड्थ आती है, बैंड विड्थ में दिख ही रहा है, जो बैंड विड्थ आएगी वो आएगी टू डेल्टा डब्लू। कोई दिक्कत। अब ध्यान से बात सुनते हैं कि टू डेल्टा डब्लू तुम्हें दिखाता हूँ प्रूफ करके कि आता है कि नहीं आता। ठीक है, ध्यान से बात देखो, ओमेगा आर, है ना। अब तुम्हें किसी ने पूछा कि यार ये ओमेगा आर की अगर जो बैंडविड्थ निकालने बोला है, तो मुझे पता है कि ये पूरा का पूरा ओमेगा टू है। अगर ओमेगा टू में से मैं ये ओमेगा आर निकाल दूं, दिख रहा है ना, पूरा बैंडविड्थ ये पूरा ओमेगा टू है और ये ओमेगा वन है, तो ये बैंडविड्थ कितना होगा, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन। देखो ना, पूरा कितना है, ओमेगा टू, ये कितना है, ओमेगा वन, तो ये कितना होगा, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन। पूरा कितना है, 10, ये कितना है, 3, तो ये कितना आएगा, 7। पूरा कितना है, 10, ये कितना है, 3, ये कितना आएगा, 7। जो बैंडविड्थ तुम्हारी आती है, बैंडविड्थ तुम्हारी जो आती है वो आती है ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन। ठीक है, अब तो आधी कहानी खत्म है। अब ध्यान से बात सुना, इसके बाद वाला खेल क्या है। अब बैंडविड्थ का फॉर्मूला ये ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन है। अब तो ढूंढ ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, ढूंढ और चेक कर, तेरा आंसर यही आएगा। चेक करके दिखाता हूँ, रुक। ओमेगा टू है ना, ओमेगा टू लिखूं, ओमेगा आर प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ओमेगा टू, पूरा ओमेगा टू है, तो ओमेगा आर प्लस डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया, ओमेगा टू। तो लिखता हूं तुम्हारे लिए यहाँ पे, ओमेगा टू इक्वल्स टू ओमेगा आर प्लस डेल्टा डब्ल्यू। पक्का आएगी। अब ओमेगा वन दिख रहा है, ये ओमेगा वन, मैंने क्या लिखा है, माइनस लिख दिया, प्लस ओमेगा आर प्लस ओमेगा टू। तो मुझे ओमेगा टू चाहिए था, तो ओमेगा आर प्लस डेल्टा डब्ल्यू किया। अब मुझे फिर से एक बार ओमेगा वन चाहिए, तो पूरा ओमेगा आर है माइनस डेल्टा डब्ल्यू, तो ये आएगा ओमेगा वन। तो ये आएगा ओमेगा वन लिखना है, तो ओमेगा आर माइनस डेल्टा डब्ल्यू, इट्स नथिंग बट ओमेगा वन। देखो ना, पूरा पूरा ओमेगा आर है, ओमेगा आर में से इतना पोर्शन गायब कर दो, क्या मिल जाएगा, ओमेगा वन।
लिख दिया। अब दोनों उठा के पुट कर दो इसमें, देखो वही मिलेगा बैंडविड्थ, देखो सच्ची वही मिलेगा, कर लो बैंडविड्थ लिख दो। ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है, लिखो वहां पे ओमेगा आर प्लस डेल्टा डब्ल्यू, माइनस साइन है यहाँ पे तो ब्रैकेट बनता है क्योंकि माइनस पता है कौन होता है, अरे अजीब होता है ना। अब तो ये बैंडविड्थ तो देखो तुम्हें क्या आ रही है, बैंडविड्थ क्या आ रही है, ओमेगा आर प्लस डेल्टा डब्ल्यू माइनस ओमेगा आर माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ये माइनस में था ना, उल्टा लिखा गया, ओमेगा 1 था और ओमेगा 1 प्लस में कैसे आ गया माइनस में। ये माइनस में, ठीक है। अब माइनस ओमेगा आर और प्लस डेल्टा डब्ल्यू, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कुछ भूल गया क्या मैंने, ओमेगा आर प्लस माइनस, तो देखो ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है, ओमेगा आर प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ओमेगा 1 कितना है, ओमेगा आर माइनस डेल्टा डब्ल्यू, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो ओमेगा 2 पुट किया, ठीक है, और ओमेगा 1 की वैल्यू पुट कर दी, तो दिख रहा है कि माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस ओमेगा आर है, डेल्टा डब्ल्यू आ गया, ओमेगा आर गया बराबर, तो क्या है ओमेगा आर गया, तो बैंडविड्थ कितना आ गया, बैंडविड्थ कितना है देखो भाई, ये आएगा 2 डेल्टा डब्ल्यू, गलत नहीं हो सकते यार, वही आएगा, ये तुम्हारी आगे बैंडविड्थ। अब सवाल में आता है कि बैंडविड्थ से आखिर समझ में क्या आता है, बैंडविड्थ में समझ में क्या आता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ पहले ही, जिसकी बैंडविड्थ कम रहेगी ना, बैंडविड्थ कम, उसका क्वालिटी फैक्टर हाई रहेगा। फॉर्मूला आता है क्वालिटी फैक्टर का, क्यू फैक्टर इज इक्वल्स टू रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, क्या आता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ, ये तुम्हारा फॉर्मूला आता है क्वालिटी फैक्टर का, बैंडविड्थ। देखो मैं दिखाता हूँ, आगे प्रूफ भी कर सकता है, तो मैं पीछे लिखता हूँ, क्या कहा रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ तुम्हारी कितनी है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, या वो लिख दो जो मर्जी लिख सकते हो, और मुझे पता है ये ओमेगा आर है तो लिखता हूँ तुम्हारे लिए क्यू फैक्टर, क्यू इज इक्वल्स टू, ये आएगा बैंडविड्थ कहा था ऊपर, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी था तो ये था ओमेगा आर डिवाइड बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और तुम्हें पता होना चाहिए कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 तुम्हारा है 2 डेल्टा डब्ल्यू, तो ये तुम्हारा आया फॉर्मूला। अब ओमेगा आर तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा, उसमें तो कोई दो इलाज नहीं है, तो ये क्यू और बैंडविड्थ का रिलेशन क्या है, क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंड विड्थ। अब खुद देखो ये राइट है कि रॉन्ग है, ध्यान से देखना कुछ समझेगा। अब देखो यहाँ पे ये ऐसे कव बना है, ये ऐसे कव बना है, ये ऐसे कव बना है, और ज़्यादा अजीब हो गया, ये ऐसा कव है ना। अब ध्यान से देखना, इसकी बैंडविड्थ की बात करते हैं। अब जब इसकी बात करोगे ना, दिख रहा है इसी एक फ्रीक्वेंसी पे तुम्हें दो दिखेंगे, दो दिख रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मैक्सिमम दोनों फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, दोनों मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पकड़ो, दोनों भी अलग अलग दिख रहे हैं, एक ही फ्रीक्वेंसी पे दो गाने बज रहे हैं। अब दिख रहा है कि इसकी इतनी बड़ी बैंडविड्थ है, इसकी बैंडविड्थ कम है, इसकी मतलब इसकी शार्पनेस कम है, ये जो कर्व बना है वो शार्प कम है, शार्प कम मतलब इसकी क्वालिटी फैक्टर भी क्या है, कम है, क्वालिटी फैक्टर कम मतलब ट्यूनिंग भी कम हुआ है। और एक बार देखो, ये दिख रही है बैंडविड्थ, इतनी बड़ी बैंडविड्थ दिख रही है इसकी, इतनी बड़ी बैंडविड्थ है तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, कम होगा। अब दिख रहा है कि ये कर्व शार्प नहीं है, और शार्पनेस और क्यू फैक्टर क्या होता है, एक ही होता है, तो बैंडविड्थ ज्यादा, तो ये कर्व क्या जरा मोटा दिख रहा है, बैंडविड्थ क्या दिख रही है, बड़ी दिख रही है, तो ये कर्व शार्पनेस है क्या, शार्प है क्या, शार्प नहीं है, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगी, कम होगी ना। तो ये हनी सिंह भी सुनाई देगा, किशोर कुमार जी भी सुनाई देंगे, तो हट गए ना इस तरफ। अब इसमें देखो, इसकी बैंडविड्थ तो छोटी हो गई दिख रही है, अब बैंडविड्थ छोटी हो गई है, अब ये कर्व भी शार्प हो गया है ना, तो बैंडविड्थ थोड़ी छोटी हो गई तो कर्व क्या होगा, शार्प, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा उसका, बढ़ गया, और ट्यूनिंग प्रॉपर है। अब ये और भी शार्प है क्योंकि इसकी बैंडविड्थ और छोटी हो गई है, अब बैंडविड्थ छोटी हो गई तो क्वालिटी फैक्टर क्या हो गई, हाई हो गई, शार्पनेस हाई हो गई, ट्यूनिंग क्या है, प्रॉपर है। अब लास्ट वाले की तो और भी लो हो गई है, जितनी बैंडविड्थ लो होगी तुम्हारा कर्व उतना स्टीप जाएगा। आई होप सो ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी, समझे, तो इसी चीज को बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। आई होप सो तुम्हें पता चल गई हो बात, क्वालिटी फैक्टर क्या है और शार्पनेस क्या है, जल्दी बताओ।
आई होप सो सारी बातें समझ गई हो, क्वालिटी फैक्टर क्या है और शार्पनेस क्या है। पक्का ये बातें समझ गई हैं तो भाई अभी मैं इसके अगला टॉपिक शुरू करता हूँ। 1 मिनट मैं देखूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। लास्ट टॉपिक बाय द वे, लास्ट टॉपिक, चैप्टर खत्म होने वाला है जस्ट एंड जस्ट। तो भाई लास्ट टॉपिक तुम्हारे पास है चोक कॉइल। क्या है? चोक कॉइल। चोक कॉइल का जो मतलब है ना, चोक वर्ड का मतलब, इस चोक को बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन, याद रहेगा, रिटार्डेशन, इस बात को भूलना नहीं। चलो बात करते हैं कि चोक का रियल मीनिंग क्या है। तो क्या क्या ध्यान से देखना है यहाँ पे। बल्ब है। क्या है? बल्ब। बल्ब है और ये तुम्हारा आ गया है एक सप्लाई। सप्लाई मान लो एसी ही है। ये आ गया तुम्हारा यहाँ पे, कहानी खत्म। ठीक है। अब जरा बल्ब को जरा ध्यान से करते हैं पॉलिश। तो पता होना चाहिए कि बल्ब के अंदर भी फिलामेंट्स वगैरह होते हैं, कॉइल्स वगैरह होते हैं। तो बल्ब भी जलता है, उसके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होते हैं। बल्ब पे रजिस्टर होता है। ठीक है। परफेक्ट है, रजिस्टर होता है। अब ध्यान से बात सुना, क्या सीन है कि सप्लाई मेरे पास जो है वो सप्लाई है 200 वोल्ट की, और बल्ब जलता है 100 वोल्ट पे। कितने पे? 100 वोल्ट। बल्ब जलता है 100 वोल्ट पे। सप्लाई 200 वोल्ट की है, बल्ब चलने वाला है 100 वोल्ट पे। अगर मेरा 101 वोल्ट सप्लाई भी 101 अगर बल्ब को मिल गया तो बल्ब फूट जाएगा, बल्ब जलने वाला नहीं है। तो क्या करूं कि मेरा बल्ब भी जले और मेरा 200 वोल्ट की बैटरी से भी काम चल जाए। मुझे 100 वोल्ट की बैटरी मेरे पास है ही नहीं, 200 वोल्ट की है। तो क्या करना चाहिए? मुझे इतना करना पड़ेगा कि सर्किट में करंट ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, तो करंट को कम करना पड़ेगा। तो करंट को कम करने का एक ही रास्ता होता है, रेजिस्टेंस बढ़ा दो। रेजिस्टेंस बढ़ा दो। तो मैंने क्या किया, इसमें मैंने रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। यहाँ रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, तो यहाँ ऐड हो गया एक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस ऐसा ऐड किया कि वो एग्जैक्टली 100 वोल्ट ही खाए मेरा, 100 वोल्ट ही खाए, बाकी 100 वोल्ट उसको मिल जाए। अब सीन क्या किया कि रेजिस्टेंस ने, इसने 100 वोल्ट खाया, 100 वोल्ट बल्ब को मिल गया, बल्ब चल रहा है, बल्ब चल रहा है। पर हम लोग ये रजिस्टर यूज नहीं करते। रजिस्टर्स क्यों यूज नहीं करते, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस और एक आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि आर स्क्वायर क्यों, इसका भी रजिस्टर, इसका भी रजिस्टर, तो भाई कहानी खत्म, रजिस्टर तो और बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस तो बढ़ गया, मुझे काम करना जरूर ये था। पर प्रॉब्लम देखो क्या आएगी, प्रॉब्लम इसमें आएगी कि रेजिस्टेंस बढ़ने से ना हीट बनती है भाई। क्या बनती है? हीट। तो हीट बहुत बनेगी। अगर हीट बहुत बनेगी तो बल्ब वैसे ही फट जाएगा। इस 100 ओम का रेजिस्टेंस, 100 वोल्ट का रेजिस्टेंस है मेरे पास, मतलब 100 वोल्ट खाएगा मेरी पावर को, कितनी हीट बनाएगा? तो यार तो ऐसे ही बल्ब जल जाएगा, बल्ब फूट जाएगा, तो क्या करूँ? इसलिए हम लोग बल्ब नहीं यूज करते। बल्ब की इंस्टेड में हम लोग यूज करते हैं एक कॉइल को। क्या कुछ यूज करते हैं? एक कॉइल को यूज करते हैं। वो कॉइल को तुम इंडक्टर बोलो, सोलेनॉइड बोलो, जो बोलना है बोलो, हम लोग ये यूज करते हैं। अब ये 100 वोल्ट का मेरे पास सप्लाई इसके पास जाएगा, 100 वोल्ट ये ले लेगा और 100 वोल्ट बल्ब को मिलेगा। इसका फायदा क्या हुआ? 100 वोल्ट मिल गया, इसको ही चोक कॉइल बोलते हैं। तो क्या किया इसने, 100 वोल्ट इसने लिया, 100 वोल्ट बल्ब को दे दिया। अब इसमें हीट क्यों नहीं बनती? भाई साहब ये स्टोरेज डिवाइस था, एनर्जी को कंज्यूम नहीं करता, तो इसका हीट बनने का सवाल आता नहीं आता। हीट क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी कंज्यूम करता ही नहीं ना। क्या करता है? एनर्जी तो ये स्टोर करता है और आगे दे देता। तो इसको ही बोलते हैं चोक कॉइल। अब हुआ क्या, we have to divide voltage, or we have to divide voltage. We use coiled inductor, coil और लिखता हूँ, coil और inductor instead of instead of
इंस्टेड ऑफ, हाँ लो भाई सही कर देता हूँ, इंडक्टर इंस्टेड ऑफ रजिस्टर, because resistor produce heat and heat is not useful. Inductor is storage device, does not produce heat, produce heat. The phenomena is called Stokes void. इतना सा एग्जाम में लिख देना तो भी काफी है, डायग्राम बना के 2 मार्क्स के लिए, और क्या ही तुम 2 मार्क्स से उसको उम्मीद करते हो, इतना लिख के छोड़ दो, 2 मार्क्स दे दिया खुशी खुशी। तो यार यहाँ पे इसी तरह से तुम्हारा पूरी तरह से अल्टरनेटिंग करंट खत्म हो गया है। तो अल्टरनेटिव करंट बहुत शानदार तरीके से ख़त्म हुआ है। आई होप सो हर एक चीज़ में क्लियर रहेगी। अब बचते हैं इसके सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स का इंतज़ार करना। और हालांकि 2-3 न्यूमेरिकल तो हमने करा दिए हैं लेक्चर में ही, तो ट्राई करते हैं कि अगली बार न्यूमेरिकल में मिले, जल्द से जल्द तुम्हें इसका रिकॉर्डेड मिल जाएगा। अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, अब वेट रहेगा तुम्हें लेक्चर नंबर 5 का। तो भाई पढ़ाई ज़ोर शोर से होनी चाहिए कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम बाकी है। तो दिन ऐसे चले जाएंगे कि समझ में भी नहीं आएगा, हमारे प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, हमारा बहुत कुछ शुरू होगा। तो भाई फोकस मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ाई पे ही करना है तुम्हें, समझ में आई। अब की बार जो लेक्चर मिलेंगे आगे तुम्हें वो लाइव देने के ट्राई करेंगे, लाइव तुझे इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छा होगा तो लाइव ही देंगे अभी, समझे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कुछ भी डाउट रहा हमें पूछ लेना, समझे। चलो मिलते हैं, तबीयत संभालो, ख्याल रखो, जाओ ना, चलो पक्का मिलते हैं, ख्याल रखो, बाय।